हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम सेंटर में। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है। और इसके अगले जो इसका अगला वीडियो था, हमने जो पिछला वीडियो था इसमें हमने पढ़े थे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, और इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। दोस्तों, हम शुरुआत बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से लेकर हम अभी तक की स्थिति इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। हम शुरू करते हैं भारत की आज़ादी से पहले। ठीक है। आज़ादी से पहले जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उसके बाद में हमारा भारत आज़ाद होता है दोस्तों, और एक भारत संघ बनता है। भारत संघ बनता है और उसमें सारी रियासतों को मिलाकर एक भारत संघ बनाया जाता है। दोस्तों, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके 4 भागों में विभाजित करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले भाग में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन, हम सबसे शुरू में देखेंगे 1947 से पूर्व की स्थिति देखेंगे। उसके बाद में 1947 जब हमारे भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की स्थिति देखेंगे। उसी के बाद में भी हम 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति देखेंगे। मतलब हमारा जो भारत है आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो गठन होता है वह किस प्रकार से होता है, हम इस चरण में उस स्थिति को देखेंगे। और देखेंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है प्यारा सा, वह आज जो जिसकी संरचना आज जो है वह पहले से ही इस तरीके की थी, या फिर वर्तमान में जो है यह किस प्रकार से बनी, हम सब इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे 1956 से लेकर 2000 मध्य प्रदेश का गठन होता है दोस्तों 1956 में, और वास्तविक रूप से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग, जो छत्तीसगढ़ हमारे एमपी से अलग हो जाता है, उसके बाद की स्थिति हम वहाँ तक देखेंगे। उसके बाद में 2000 से लेकर अब तक की सारी स्थिति देखेंगे। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की बात करने से पहले हम भारत के कुछ क्षेत्रों पर नज़र डालते हैं। तो हम पाते हैं कि हमारा जो भारत है आज़ाद नहीं हुआ था, तब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया, और मुख्य रूप से 4 क्षेत्र थे भारत के जहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, जिसमें एक मुख्य क्षेत्र कौन सा था, अपना ये बंगाल वाला क्षेत्र था। मुख्य क्षेत्र इन्होंने सबसे पहले अधिकार बंगाल पर किया था, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ इन्होंने, जैसे कि यहाँ पर हुआ यूपी, जो कि तब उत्तर प्रदेश में आता था, इसे बोलते हैं यूनियन प्रेसिडेंसी। उसके बाद में फिर यहाँ पर आ जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और नीचे हम देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारे मध्य प्रदेश की यह भाग थे, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। मैं बता देती हूँ आपको कि अंग्रेज किस प्रकार से शासन करते थे यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो क्षेत्र थे, ये मेन क्षेत्र थे, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रत्यक्ष शासन किया था। प्रत्यक्ष शासन किस प्रकार का, कि वह डायरेक्ट शासन करते थे। यहाँ पर वह अपने एजेंट नियुक्त कर दिया करते थे, और मतलब डायरेक्ट शासन किया करते थे। ठीक है दोस्तों। वहीं हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है अपना राजपूताना वाला क्षेत्र, और वहीं हम यहाँ देखें तो पंजाब, और यहाँ पर मराठा आ जाते हैं। तो वहीं यहाँ हैदराबाद के निजाम। ठीक है। हैदराबाद का निजाम यहाँ ये जो दोस्तों, अंग्रेज 2 प्रकार से शासन कर रहे थे। एक तो डायरेक्ट शासन कर रहे थे, जिसे प्रत्यक्ष शासन कहते हैं, जो कि मेन क्षेत्र उन्होंने पहले से अधिकार कर लिए थे। और जो अप्रत्यक्ष शासन कर रहे थे, अप्रत्यक्ष शासन यह दोस्तों यहाँ पर है ना, जो अप्रत्यक्ष शासन कर रहे थे, यहाँ पर राजा राजवाड़ा या हुआ करते थे। तो जो राजा और राजवाड़ा हुआ करते थे, तो यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। परंतु है ना, जो राजा होते थे तो वह एक नाम मात्र के राजा हुआ करते थे, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज ही यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उन पर नियंत्रण कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि अंग्रेज ही किसी प्रकार से यहाँ पर शासन करते थे। ठीक है। तो
हम आज के वीडियो में देखते हैं। और वहीं हम भारत की बात करें तो अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज, हम ये कहें कि अंग्रेज ही शासन नहीं कर रहे थे उस समय, हमारे भारत पर पुर्तगाली और फ्रांसीसी भी अधिकार जमाए हुए थे। तो हमारे जो भारत का जो इस वाला हिस्सा था, यहाँ पर पुर्तगाली अपना अधिकार, कहीं ना कहीं पुर्तगाली अपना अधिकार कुछ कुछ क्षेत्रों पर कर रहे थे। और इस जो पूर्व हिस्सा था हमारे भारत का, तो यहाँ पर फ्रांसीसी अपना अधिकार जमाए हुए थे। ठीक है, तो जो पुर्तगालियों का अधिकार क्षेत्र था कुछ कुछ, वह कौन सा था? नागर हवेली, उसके बाद में इधर आ जाएगा दमन, दमनदीप, गोवा। ठीक है, यहाँ पर कौन शासन कर रहा था दोस्तों? पुर्तगाली। तो वहीं इस साइड हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है माही, माही, रायकल और पांडुचेरी। वहीं यहाँ पर आ जाता है यमन। इन क्षेत्रों पर कौन अधिकार कर रहा था? फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हमने हमारे भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया। वहीं हम फ्रांसीसी और ये फ्रांसीसी और पुर्तगाली और फ्रांसीसी से भी किस प्रकार हमने हमारे भारत को आज़ाद कराया। और भारत की आज़ादी से पूर्व की स्थिति से लेकर आज की स्थिति तक हम देखते हैं। तो हम वहीं भारत की स्थिति देखने से देख रहे हैं। ठीक है, तो वहीं हम इसमें देखते हैं हमारे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आज के वीडियो में हम देखेंगे। वहीं मैं आपको बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हम चार भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। 1947 से पूर्व की स्थिति देखेंगे, 1947 से लेकर 1956 की स्थिति देखेंगे, 1956 से लेकर 2000 और 2000 से लेकर अब तक की स्थिति देखेंगे। दोस्तों, हमारा जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता से पूर्व 1947 की स्थिति हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश के दो भाग हुआ करते थे। ठीक है, दो भाग कौन कौन से? पहला सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पहले यह दोनों अलग हुआ करते थे और किस प्रकार इनको एक किया गया हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे चलकर सारे फैक्ट क्लियर करेंगे। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना का गठन कब किया जाता है? 1861 में। और 1861 से लेकर 1947 तक इसकी स्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहती है। उसके बाद में इसमें क्या परिवर्तन आता है वो भी हम देखेंगे। और दूसरा भाग था सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इसका गठन कब होता है? 1854 में। और इसकी भी स्थिति जब हमारे भारत आज़ाद होता है उसके बाद में ऐसी ही बनी रहती है। इसमें भी परिवर्तन आते को हम देखेंगे आगे की वीडियो में। और जहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था उन्हें वह प्रोविंसेस कहा जाता था। और अंग्रेजों का यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। जिस प्रकार हमने अभी मैप में देखा था, जैसे यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस, और यहाँ पर आएगा बॉम्बे और मद्रास, और यहाँ पर बंगाल। ठीक है, यहाँ इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? प्रोविंसेस। और यहाँ जहाँ पर प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करता था? कमिश्नर। ठीक है, और वहीं पर अप्रत्यक्ष शासन, जहाँ पर अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये राजा राजवाड़ाओं का जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर राजा नाममात्र के शासक हुआ करते थे। ठीक है, परंतु वहाँ पर जो शासक करते थे वह राजा ही करते थे। तो उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, और अंग्रेजों का मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि इन्होंने उन क्षेत्रों को भी, जैसे कि बेलेजली की सहायक नीति हुई और डलहौजी की हड़प नीति हुई, इनके द्वारा, इन नीतियों के द्वारा कहीं ना कहीं इन्होंने उन क्षेत्रों पर भी, अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। ठीक है, वही हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की स्थिति
थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी 2 भागों में विभाजित था। तो हम सबसे शुरुआत में पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। दोस्तों 1740 ईस्वी में जो नागपुर हुआ करता था, तो यहाँ पर मराठाओं का शासक हुआ करता था, और वहाँ पर शासक कौन थे? राघोजी भोसले। 1740 ईस्वी में मराठा के शासक राघोजी भोसले हुए थे। इन्होंने क्या करा, जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र था, ये वाला जो भाग था, जो कि मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। तो यह मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट पूरे इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आता था। तो इन्होंने जो ये राघोजी भोसले थे, इन्होंने क्या करा, जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना क्षेत्र, जो कि गोंड वंश के शासकों के अंतर्गत आता था, तो उनसे इन्होंने राघोजी भोसले ने इस क्षेत्र को छीन लिया, ठीक है, इस क्षेत्र को छीन लिया। उसके बाद में क्या हुआ, 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच एक युद्ध होता है, जिसका नाम है अंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज जो मराठा होते हैं, उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि आप इस युद्ध में सहायक संधि कर लीजिए, और हम आप इस संधि में शर्त क्या रखी जाती है कि अंग्रेज इन्हें बोलते हैं कि हम आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे, पर शर्त यह होगी कि जो इनकी सेना थी, अंग्रेजों की सेना, तो अंग्रेज बोलते थे कि हमारी सेना को आप अपनी सेना में शामिल करना होगा। तो इन्होंने क्या करा कि इनकी सहायक संधि को स्वीकार करी। तो अब वह भोसले हो, चाहे होलकर हो या सिंधिया हो, इनके कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र अब अंग्रेज के अधिकार में चले गए थे, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से जो भोसले थे, तो इनके कौन कौन से क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में गए, और सिंधिया के कौन कौन से क्षेत्र इनके अंग्रेजों के अधिकार में गए। तो जो भोसले थे, तो दोस्त अधिकार में लिए थे, देखते हैं यहाँ पर। महाकौशल, छत्तीसगढ़, गोंडवाना, बालाघाट। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जो मराठों का जो मेन प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, जो नागपुर, वो आगे चलकर इन्होंने अधिकार में लिया था, अभी नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद में सिंधिया से सागर, उस समय से सागौर के नाम से जाना जाता था। नर्मदा, ठीक है, नर्मदा वाला भाग। तो दोस्तों हम मैप में बनाकर देखें तो अंग्रेजों के पास कौन कौन सा क्षेत्र पहुंच गया था, मतलब कि इनका मतलब जो अब यहाँ पर शासन करेंगे, जैसे कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये जो भोसले हैं, अगर यह शासन भी कर रहे हैं, तो यह सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे कि हाँ ये नाम मात्र के यहाँ पर शासन कर रहे हैं, परंतु मुख्य नियंत्रण किसका हो जाएगा अब इन क्षेत्रों पर? अंग्रेजों का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर महाकौशल वाला क्षेत्र है, और वहीं हम देखें तो छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, और फिर यहाँ पर गोंडवाना क्षेत्र, बालाघाट यहीं पर आ जाता है। उसके बाद में फिर अपना सागर, नर्मदा। दोस्तों इन्होंने इतना जो क्षेत्र है इसको कवर कर लिया था, ठीक है। इन्होंने मतलब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था कि किसने? अंग्रेजों ने। मतलब इनडायरेक्टली तरीके से इन्होंने अब अपना अधिकार जमाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों क्या हुआ कि भोसलों से इन्होंने क्या करा
कि महाकौशल, छत्तीसगढ़ और गोंडवाना और बालाघाट क्षेत्र और सिंधिया से सागौर, जिसे सागौर के नाम से भी जाना जाता था तब, और नर्मदा वाला क्षेत्र इन्होंने अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो दोस्तों अब मतलब क्या हुआ कि देखो उस समय आ गया, एंट्री होती है डलहौजी की, ठीक है। अब 1854 में आता है डलहौजी, जो कि अपनी हड़प नीति के द्वारा सतारा हुआ, जैसलमेर हुआ, और वहीं हम देखें झांसी। तो यह क्या करता है, इन क्षेत्रों को अपने अंडर में कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करते हैं, तो यह उन्हें हड़प नीति के द्वारा छीन लेता है। तो वहीं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो नागपुर यहाँ पर था, मुख्य क्षेत्र था नागपुर, मराठाओं का प्रमुख क्षेत्र नागपुर हुआ करता था। तो वह अब यहाँ से 1854 में हड़प नीति के द्वारा, जो डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा वह भी इन क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। तो अब अंग्रेजों के पास 1818 में ही अंग्रेजों के पास बहुत सारे क्षेत्र चले गए थे, परंतु अब कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो गए, एक तो महाकौशल, छत्तीसगढ़, गोंडवाना और बालाघाट, सागर, नर्मदा, और एक ये नागपुर वाला क्षेत्र भी शामिल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नागपुर वाला क्षेत्र भी शामिल हो जाता है। अब क्या होता है कि अब होती है एक महान क्रांति, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। होती महान क्रांति। उसके बाद क्या होता है कि हम चाहे, देखो दोस्तों ऐसा होता है कि हम चाहे भले उस क्रांति में निर्णायक परिणाम न हुआ हो, पर है ना, एक बात यह थी कि अंग्रेजों को अब समझ आ गया था कि दोस्तों जो उनके हाथ में जो क्षेत्र थे वह उनके हाथ से जाते हुए बचे। इसलिए इन्होंने क्या करा कि पहले जब 1857 की क्रांति नहीं होती है ना, उससे पहले इस क्षेत्रों में वह कर वसूली के लिए अब किसी को तो नियुक्त करना पड़ेगा। तो ये क्या करते थे, इन क्षेत्रों में इन्होंने एजेंट की नियुक्ति कर दी थी। और फिर 1857 की क्रांति होती है और इन्हें पता चलता है कि अब जो क्षेत्र इनके हाथ से जाते हुए बचे हैं, तो इन्होंने क्या करा, उन क्षेत्रों के लिए एक सीपी का गठन किया। हम इतनी पूरी स्टोरी इसी के कारण पढ़ रहे थे कि सीपी का गठन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 2 नवंबर 1861 को सीपी का गठन किया। और वो जो क्षेत्र था वहाँ पर इन्होंने एजेंट की नियुक्ति नहीं की। अब एजेंट की जगह पर यह कमिश्नर की नियुक्ति करते थे, ठीक है। तो जो इनका जो पूरा कंट्रोल हुआ करता था वह कमिश्नर का हुआ करता था। और दोस्तों इन्होंने क्या करा कि जो सीपी था, तो इनको पता चल गया था कि अब जो 1857 की क्रांति के बाद इन्हें लग रहा था कि दोस्तों इनके हाथ से कुछ क्षेत्र है कि वो चले ना जाए। इसलिए इन्होंने क्या करा, जो सीपी था ने चार भागों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। सीपी था, तो जो सीपी के अंतर्गत जब कौन कौन से क्षेत्र आया करते थे, सागर नर्मदा वाला, और उसके बाद में महाकौशल, छत्तीसगढ़, बालाघाट वाला क्षेत्र आता था। तो इन्होंने क्या करा, सीपी को 4 भागों में विभाजित कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो 4 भागों में कौन कौन सा, एक तो जबलपुर था, मुख्य रूप से जबलपुर माना जाता था, जो कि उस समय जबलपुर के जो आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे उसे ही महाकौशल क्षेत्र कहा जाता था। तो एक जबलपुर हो गया, उसके बाद में फिर नर्मदा वाला इलाका, और फिर नर्मदा और छत्तीसगढ़ और नागपुर वाला, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसका कुछ पोर्शन छूट गया है, तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों देखो ऐसा है कि इसको है ना, मतलब एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। और ठीक है दोस्तों, तो मैं है ना, भले इसके 4 वीडियो आए, पर हम आराम से पढ़ेंगे ताकि हर फैक्ट हमारे कवर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो